नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आया मॉनसून झूम के। जी हां, औसतन एक हफ्ते पहले ही मॉनसून केरल में दस्तक दे चुका है। ये अपने तय समय 1 जून से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है। माना जा रहा है कि 16 साल में पहली बार जब मॉनसून इतनी जल्दी दस्तक दे रहा है। भारत में मॉनसून ने इस बार सबको चौंकाते हुए 8 दिन पहले ही धमाकेदार एंट्री मार दी है। अब ये बारिश का बवंडर केरल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक किन किन राज्यों में कहर बरपाने को तैयार है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में मानसून ने इस बार सबको चौंकाते हुए 8 दिन पहले ही धमाकेदार एंट्री मार दी है। 24 मई 2025 को केरल के तटों पर मानसून ने दस्तक दी। इसके बाद बारिश का जोरदार खेल शुरू हो गया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि ये 16 साल में सबसे जल्दी मानसून की शुरुआत है। आमतौर पर 1 जून को आने वाला मानसून इस बार तेजी दिखाते हुए 24 मई को ही केरल पहुंच गया। अब से बारिश का बवंडर केरल से लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में कहर बरपाने को तैयार है। क्योंकि आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून होती है, लेकिन इस बार केरल में मानसून की दस्तक कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई। जबकि पिछली बार केरल में मानसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब ये 23 मई को राज्य में पहुंचा था। आईएमडी ने मानसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 11 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने भविष्यवाणी कर दी है कि दिल्ली के आसमान आंशिक रूप से बादल छाए हुए दिखाई देंगे और आंधी के साथ बारिश की संभावना भी है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। इससे पहले दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में आपने भयंकर तूफान जरूर देखा होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे हकीकत तो ये है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम मानो आंख मिचौली खेल रहा है। भीषण गर्मी के साथ साथ मन चाहे जब मौसम सुहावना बन जाता है और मन चाहे जब कड़ी धूप। राजधानी के लोग पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन दिन में गर्मी जरूर महसूस हो रही है। पर जो तूफान आया था उससे कुछ तस्वीरें भी बिगड़ी। कई इलाकों में बत्ती गुल हुई तो जहां तहां पेड़ गिर गए, छप्परपोश मकान गिर गए। और ये तस्वीरें अब आपको मध्य प्रदेश के सागर की दिखा रहे हैं, जहां आंधी तूफान ने भारी तबाही तो मचाई ही। तूफान के कहर का ये वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें कच्चे मकान की छप्पर के साथ 2 बच्चे तिनके की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें देखिए। गनीमत ये रही कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हुई। यूपी में भी मौसम बिगड़ा और जगह जगह गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन तूफान से हाल बेहाल हो गए। लखनऊ में विधानसभा की ये तस्वीरें अच्छी खासी बारिश की गवाह बनी। उधर मुंबई में भी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी है। बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। दक्षिण कोंकण, गोवा तट के पास और पूर्व मध्य अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देता है। इसके चलते आईएमडी ने कोंकण क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने बयान में कहा है कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिले के लिए अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग के साथ साथ पुणे और सतारा के लिए भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने और अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं चारधाम यात्रियों से सावधान रहने की अपील की गई है कि वो मौसम पर अपडेट को लेकर ही यात्रा करें। यहाँ के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट लागू है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है।
और अब बात मानसून के जल्दी आने की कर लेते हैं। आमतौर पर सभी क्षेत्रों में इसे लेकर पॉजिटिविटी है, खासकर कृषि क्षेत्र में, जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समय पर बारिश जब हो जाती है तो भूजल स्तर में सुधार हो ही जाता है, जलाशय भर जाते हैं और धान, दलहन, तिलहन, कपास और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों की जल्द बुआई में भी मदद मिलती है और ये सभी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन मानसून की शुरुआत उत्साहजनक बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक प्रभाव इसका क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में देश भर में मानसून कितनी स्थिरता और एकरूपता से आगे बढ़ता है, क्योंकि मानसून का पूरे देश में एक समान प्रसार होना बहुत जरूरी है ताकि देश का कृषि उत्पादन बढ़ सके, महंगाई नियंत्रित हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, उनके बहुचर्चित किस्सों की, उनसे जुड़े कुछ लॉजिकल सवाल की और कुछ हालिया बयानों की, जहां लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप सर आप ठीक तो है ना। ये वो सवाल है जो कि लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। रूस यूक्रेन से लेकर भारत पाकिस्तान और अब एप्पल को दी गई धमकी, इसे मल्टीटास्किंग कहें या कुछ और, क्योंकि एक पुरानी सी रिपोर्ट फिर से चर्चा में आई है जो ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो फिर से सुर्खियों में है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 6 अक्टूबर 2024 जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, ट्रंप स्पीचलेस, कॉज फॉर कंसर्न, यही नहीं बाकी बड़े अखबारों ने भी इसे लपक लिया और इसके अगले ही दिन अमेरिका के 2 और बड़े अखबार द रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट ने भी इस रिपोर्ट को छापा था। द गार्जियन ने भी ऐसी ही रिपोर्ट लिखी थी जो ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी थी, जिसमें ट्रंप के भाषणों का पोस्टमार्टम किया गया था। द गार्जियन ने तो सीधे उनके दिमागी हालात पर सवाल उठा दिए। तो चलिए एक एक करके उन सभी पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले ट्रंप के भाषणों का जिक्र किया गया है, जिसमें आमतौर पर भाषण के दौरान ट्रंप को आते गुस्से पर ध्यान केंद्रित किया गया। गुस्से में बोलने, हाथ हिलाना, यहाँ तक कि बीच बीच में विषय से भी भटकना, उनका हर छोटी बात पर भड़कते नजर आना, जैसे कोई उन्हें सुबह चाय में चीनी कम होने पर ताना मार गया हो। पहले तो वो शांत थे, खैर उतने भी नहीं, लेकिन अब तो गुस्सा उनके चेहरे पर परमानेंट मेहमान रह गया है। हाल ही में जब बड़े अरमान लेकर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे, तब भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ कर देगा, पर ट्रंप तो ज़ेलेंस्की पर सरेआम तमतमा उठे। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो छोड़िए, ज़ेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया, जहां आमतौर पर गंभीर चर्चाओं के लिए मशहूर ओवल ऑफिस में तनातनी और खुलेआम तेज आवाज में बातचीत करने का दृश्य हैरानी में डालने वाला रहा। दूसरा बिंदु कि वर्तमान की बजाय ट्रंप अधिकतर अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियों को दोहराते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे वर्तमान मुद्दों से जुड़ने में असमर्थ हैं। अर्थव्यवस्था पर आमतौर पर जो उनके बयान सामने आते हैं, उसमें वो 2016 का जिक्र ज्यादा करते हैं कि कैसे उन्होंने 2016 में दुनिया को बचा लिया था, जिससे लगता है कि वे वर्तमान मुद्दों से जुड़ने में बिल्कुल असफल हैं। तीसरा है उनकी भाषा। अब ट्रंप साहब अपशब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे वो कोई स्ट्रीट रैप बैटल में हिस्सा ले रहे हों, और ये सब तब जब वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि बिल्कुल शोभनीय नहीं लगता। तो चलिए अब आपको विशेषज्ञों की राय भी बताते हैं। 200 से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप में मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म के लक्षण हैं। अब ये क्या होता है, ये सवाल आपके मन में होगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हाँ, थोड़ा सा भ्रम में भी रहता है। गंभीर बात यह है कि विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने और दिमागी गिरावट के संकेत ये हो सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, खासकर तब जब आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो। अब जरा ताजा विवाद पर भी बात करते हैं, जहां रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान और एप्पल को दी गई धमकी को लेकर ट्रंप लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं।
भारत पाकिस्तान के मसले पर पहले उन्होंने पोस्ट किया, फिर बाद में साफ किया कि महज मदद की है। ये ऐसा लगा जैसे फटाफट क्रेडिट झपटने के लिए ट्रंप ने ऐसा किया हो, और विषयों की जानकारी तो मानो उनसे कोसों दूर है। कश्मीर जैसे मुद्दे पर वो ऐसे सामने आकर ज्ञान देते हैं जैसे कोई गहन जानकार हो, मगर जैसे ही बात सामने आई तो साफ हो गया कि महज ये एक दिखावा है। कश्मीर विवाद को ट्रंप ने 1000 साल पुराना विवाद कह दिया, जिसके चलते उनकी खूब खिल्ली उड़ी। ट्रंप साहब के बयानों में ना तो तथ्य हैं, ना तारतम्य है, और अब एप्पल को धमकी दे दी है कि टैरिफ बढ़ा देंगे। इस तरीके का बर्ताव कई तरीके के सवाल खड़े करता है, और ये सारी बातें उस 6 अक्टूबर की रिपोर्ट को फिर से सामने ला रही हैं। तो क्या ट्रंप वाकई में बदल गए हैं, या ये उनका पुराना स्टाइल है जो अब ज्यादा नोटिस हो रहा है? लेकिन ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बर्ताव दुनिया के लिए खतरा भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आगे बढ़ेंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले से कभी ना हार मानने वाले हौसले की कहानी सामने आई है, जहां 104 साल वर्षीय लखन सरोज ने आखिरकार 48 वर्षों की कानूनी लड़ाई में न्याय प्राप्त किया है। उन्हें 48 साल पहले गांव के एक झगड़े में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था, और 1982 में सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये मामला लखन के लिए कठिन संघर्ष बन गया था, लेकिन बेटियों के साथ से लखन को 104 साल की उम्र में आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। रिपोर्ट देखिए। 48 साल के लंबे संघर्ष के बाद लखन सरोज को आखिरकार इंसाफ मिला। ये एक ऐसी घटना है जो न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार पर सवाल तो उठाती है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद को भी जिंदा रखती है। 104 वर्षीय लखन सरोज को 48 साल बाद अदालत से इंसाफ मिला है, और वो भी बाइज्जत बरी होकर। समझ लो काटा, मैंने काटा, जब हिया काटा। क्या हुआ था उस वक्त जब आपको हत्या के आरोप में जेल भेजा गया? वो भेजा हिया कौशाम्बी जेल में आ गए, हमें सरकार रिहाई कर दी। अच्छा, कैसे आपको फंसा दिया गया था, पूरी बात बताइए। साहब लड़ाई झगड़ा मना करेगा ही नहीं है, हमको मैंने लिखा दी। अच्छा, सेशन कोर्ट से आपको आजीवन कारावास हुई? हाँ, फिर आप हाई कोर्ट कैसे गए? हाई कोर्ट जो ना, फिर हुआ जो है हमारे बाप जिंदा रहा, फिर हुआ चारों बने छोड़ा, लेकिन 15 रोज में फिर सरकार साहब मजिस्ट्रेट साहब छोड़ दी। साल 1977 गांव के ही रहने वाले लखनलाल का प्रभु और जगन से झगड़ा हुआ था। लखनलाल के मुताबिक 6 अगस्त 1977 को मृतक पक्ष के 10 से 12 लोग शराब पीकर लखन के घर में आ गए। सबके हाथ में लाठी डंडे थे। मारपीट करने लगे तो लखन की तरफ से भी लाठी चलने लगी। इसी मारपीट में प्रभु सरोज को चोट लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने लखन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उसे जेल भेज दिया। लखन ने बताया कि कुछ दिन बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर पुलिस ने बिना पूरी पड़ताल के लखन को दोषी बना दिया, और 5 साल बाद 1982 में सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। इस एक फैसले ने लखन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने अपने जीवन के इतने कीमती साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, मगर इंसाफ पाने के जज्बे के साथ बुजुर्ग हो चुके लखन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में मामले की बारीकी से समीक्षा हुई। सबूतों की कमी, पुलिस की लापरवाही और परिस्थितियों ने ये साबित किया कि लखन सरोज को झूठा फंसाया गया था। 48 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय की देवी ने अपनी आंखों से पट हटाया और फैसला आया बाइज्जत बरी। हमारे जिला कारागार कौशाम्बी में लखन पासी नाम का एक व्यक्ति जो लगभग 103 साल का है, वो अभी दिसंबर 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट कुछ इलाहाबाद के वारंट से आया था। उससे पहले वो बाहर ही था। उसे वारंट पे इसलिए लाया गया क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस व्यक्ति की आवश्यकता थी अपील डिसाइड करने के लिए। तो सीजन कोर्ट के थ्रू उसको वारंट तामील कराया गया और उसको वापस जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध किया गया। जैसे ही हमें ये पता चला कि ऐसे व्यक्ति का जजमेंट हो चुका है और उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो क्योंकि ये मैटर जो था वो इलाहाबाद का था, ये सेशन ट्रायल जो उसका चल रहा था लखन पासी का, वो यहाँ का ना होकर के इलाहाबाद का था। तो हम लोगों ने इलाहाबाद के DLSA को कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ये बताया कि हमारा ये अपील डिसाइड हो गया है और इस जजमेंट का नॉलेज हमें हो गया है और उसको अब रिलीज़ किया जाना है।
तो कंसर्न कोर्ट ने तुरंत रिहाई परवाना जो है वो साइन किया। लखन ने कहा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, न्याय पाने की मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वहीं लखन के बाइज्जत बरी होने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। लखन की रिहाई की खबर जैसे ही गांव पहुंची, एक उत्सव का माहौल बन गया। जो शख्स कल तक कानून के शिकंजे में फंसा था, आज गांव का हीरो बन चुका है। उनके संघर्ष की गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। इस कहानी में न्याय मिला है, मगर बहुत देर से। सवाल यही है, क्या एक इंसान की आधी जिंदगी वापस लौटाई जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन लखन सरोज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। लखन सन ऑफ मंगली पासी, ये दिनांक 1/12/2024 को इसकी जिला कारागार में आमद हुई थी। जेल प्रशासन को पता चलती ही कि इसकी उम्र 103 साल है, तो विशेष सुविधाएं जो बुजुर्ग और बीमार बंदियों को दी जाती हैं, उसके अंतर्गत इनको अस्पताल में रखा गया और वहाँ पर दूध और उचित आहार और फलाहार, ये सारी व्यवस्थाएं करी गई, जिससे इनके स्वास्थ्य में सुधार भी था। इस क्रम में आगे 2/5/2025 को माननीय हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इनको जिस कारागार में भी ये निरुद्ध हो वहाँ से इनको तत्काल छोड़ा जाए। और इस क्रम में ये ऑर्डर ASJ 8 प्रयागराज को ये ऑर्डर दिया गया, जिस क्रम में रिहाई आदेश इनका 20/5/2025 को जिला कारागार को प्राप्त हुआ और तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको इनकी पुत्री को जेल प्रशासन ने सकुशल सुपुर्द किया और यह भी इंश्योर किया कि ये अपने घर पर सकुशल पहुंच पाएं और इनको हम लोग इसमें सक्सेसफुली इनको घर पर इनको पहुंचा दिए। लखन सरोज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जिसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन ये भी सच है कि उम्मीद और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाती। 104 साल की उम्र में इंसाफ पाकर भी लखन मुस्कुरा रहे हैं और यही मुस्कान इस देश के हर नागरिक के हक की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले और इसी के साथ उसके बाद हुए ऑपरेशन तक विपक्ष ने पूरा संयम बरतते हुए खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन समझौते के बाद अब वे पूरी तरह हमलावर है। सरकार से सवाल करते हुए खासकर कांग्रेस संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पेश कर रही है। दोनों पक्षों को लग रहा है कि नैरेटिव उनके हक में है। सत्ता पक्ष आश्वस्त है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जनता हमेशा उसका साथ देगी। रिपोर्ट देखिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से
जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ। पहलगाम हमला हुए 1 महीना बीत चुका है। बीते 30 दिनों में भारत के भीतर बहुत कुछ बदला। भारतीय सेना के शौर्य पर न तो पहले किसी को संदेह था, न आज है, लेकिन देश में एक ऐसी जमात है जिसका नजरिया पुलवामा से लेकर पहलगाम तक थोड़ा तंग रहता है। वो पड़ोसी मुल्क को सिखाए गए सबक को अपने सवालों की कसौटी पर कसने के बाद ही उस बात पर एतबार करना जानते हैं। तो वहीं पहलगाम हमले के आतंकी 1 महीने बाद अब तक सुरक्षा बल के हाथ नहीं आए। इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने सरकार पर चौतरफा हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से चुभते सवाल पूछे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के कुछ ऐसे सवाल जो राहुल गांधी ने सरकार से पूछे हैं। ये सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए। तस्वीर उसी की है। ये तीनों चुभते सवालों की ये तस्वीरें, जिन पर उन्हें अपनी पार्टी से पूरा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल साबित क्या करने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सरकार ने सेना के साथ मिलकर अंजाम दिया। लेकिन फिर भी इससे पहले भी राहुल कई बार अपने बयानों से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुके हैं, ऐसे ही सवालों को उठाकर। बीजेपी जैसी पार्टी के सामने राहुल गांधी हर बार सेल्फ गोल जैसा बयान दे देते हैं, जिससे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर राजनीति में उनका ग्रेजुएशन पूरा कब होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि बैकफुट पर गई बीजेपी को फ्रंट फुट पर आने का मौका मिल गया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर के फैसले पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने खुलकर ये सवाल मोदी सरकार से किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार